नमस्कार, आप देख रहे हैं आई वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मीडिया में आई खबरों पर कि केंद्र सरकार व बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ये सारी बातें सूत्रों से आ रही, किसी कैबिनेट मंत्री ने इसकी पुष्टि नहीं की है। एक सांसद के तौर पर मुझे लगता है कि संसद में इस विधेयक के पेश होने तक इस पर प्रक्रिया देना सही है। हम जानते हैं कि भाजपा को पटरी से उतरने की आदत है। वे देश के गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह नया हथकंडा लेकर आए हैं। देखिए, ये सारी जो बातें आ रही हैं वो सोर्सेज बेस्ड आधार पे आ रही हैं। कोई भी कैबिनेट मंत्री ने इसका पुष्टिकरण नहीं किया है। तो जब तक ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, जब तक वो पार्लियामेंट के पटल पे नहीं रखा जाता, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एज अ स्पोक्स पर्सन मैं मानती हूँ कि इस पर प्रतिक्रिया देना सही नहीं होगा। और सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आदत डिरेल करने की है। जो देश के सामने जो गंभीर मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में बजट का सत्र चल रहा है, बजट के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां आम आदमी भी कर रहा है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए, अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है। तो जब तक ये पार्लियामेंट में नहीं आता है, मैं इस पर कोई किसी तरीके की टिप्पणी नहीं दूंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस पर, वो उनकी सोच होगी, वो उनकी प्रतिक्रिया है। मैं इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि AIM-PLB का इसके संबंध में जो भी विचारधारा होगी उससे ना तो हम वाकिफ़ हैं, ना हम उससे राजनीतिक कोई निर्णय ले सकते हैं। संविधान के दायरे में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के गवर्नर पे क्या टिप्पणी की थी वो देश जानता है। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है उसको भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तेमाल कर कर राज्य सरकारों को काम नहीं करने दे रही, खास करके वो सरकारें जो विपक्ष में हैं। महाराष्ट्र का तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा हुआ है, वेस्ट बंगाल में भी हमने देखा है, केरला में भी हम देख रहे हैं, तमिलनाडु में भी देख रहे हैं किस तरीके से उनकी सरकारों को मजबूर किया जाता है, उनके कानून नहीं पास करते हैं, उनके डिसीजंस पे बैठे रहते हैं और फिर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जी, असम के सीएम उनके मुख्यमंत्री को कोई केंद्र में सीरियसली नहीं ले रहा है और ना ही असम के हिंदू उनके साथ खड़े हुए हैं। जिस तरीके से वो इररिस्पॉन्सिबली कमेंट्स करते हैं, इररिस्पॉन्सिबल भड़काऊ स्टेटमेंट्स देते हैं इस उम्मीद में कि किसी तरीके से वो एजेंडा सेट कर पाएंगे, वो उसमें विफल हो पाए जा रहे हैं। इसलिए ना केंद्र सरकार में उनकी सुनवाई, ना राज्य सरकार के लोगों पे जनता का भरोसा। तो कोई भी टिप्पणी दें उस पर हमारी टिप्पणी करना मैं मानती हूँ कि आवश्यक नहीं है। जी, प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हों या 10वीं फेल हों, जब तक जनता की सेवा ना करना जानेंगे तब तक जनता की सेवा नहीं हो सकती है, ना बिहार का उद्धार हो सकता है। बहुत सारे IAS अफसर आए जिन्होंने बहुत पढ़ाई की पर क्या किया, भ्रष्टाचार की वजह से जेल में है। और 10वीं फेल की आप बात करते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी देश के खिलाफ काम करते हैं। तो वो एक नई पार्टी लेकर आए हैं, एक नया एजेंडा लेकर आए हैं। वो खास उस समय पे अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं जब JDU और RJD का घमासान होने वाला है, बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो वो उनकी प्रतिक्रिया होगी। पर ये मानकर चलना कि सिर्फ पढ़ा लिखा ही आदमी देश को आगे बढ़ा सकता है और जो कम पढ़ा है उसको समझ नहीं है, ये बहुत ही गलत बात होगी और दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इतिहास गवाह है देश का कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, अगर उनकी देश सेवा और देश को आगे बढ़ाना उनका मन है, अपने राज्य को आगे बढ़ाना उनका मन है, तो आगे बढ़ाकर ही रहेंगे। तो ये इस तरीके के दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट शुरुआत में ही मैं मानती हूँ कि गलत है। जी, मायावती ने आरक्षण प्रणाली में बदलाव किए। जो निर्णय लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है और जो जजमेंट है उसका मायावती जी विरोध कर रही हैं और वो कह रही हैं कि उसको चेंज करना चाहिए। तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी क्योंकि वो जुडिशियल पर्व्यू में है। और क्या फाइनली आउटकम होगा कि रिव्यू पिटिशन डालने की बात चिराग पासवान जी भी कर रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। देखिए, असम में बाढ़ आई हुई है, 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और इनको पश्चिम बंगाल पे टिप्पणी करनी है। यानी आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मानसिक दिवालियापन कितने हद तक गिर चुका है या कितना कम हो चुका है कि वो अपने राज्य की ना बात कर अपने राज्य में ध्रुवीकरण फैलाएंगे और दूसरे राज्य पे टीका टिप्पणी करेंगे। तो उनसे कहिए कि असम उनकी जिम्मेदारी है। असम, भारतीय जनता पार्टी ने उनको असम का नेतृत्व दिया है, उस पर अगर टिप्पणी करेंगे तो शायद असम की जनता का भी भला होगा। जो फ्लड सिचुएशन वहाँ पर है,
क्या लोग उससे अवगत नहीं हैं? क्या लोग उससे, असम के लोग उससे परेशान नहीं हैं जो वो दूसरों पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं? जी चांदीवाला आयुक्त देखिए, देवेंद्र फडणवीस वो बुझे हुए कारतूस हैं जो जान चुके हैं कि अब उनका महाराष्ट्र में की राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, और वो आज उनका जो मुखौटा था वो देश की जनता के सामने आया है, महाराष्ट्र की जनता के सामने आया है, जहां वो अनिल देशमुख जी पे दबाव डाल रहे थे कि वो एफिडेविट साइन करें कि किस तरीके से उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी पे आरोप लगा सके, आदित्य ठाकरे जी पे आरोप लगा सके, और मुख्य जो उनके विपक्षी नेता हैं उनको किस तरीके से फंसाया जा सके, तब जाकर अनिल देशमुख जी को वो क्लीन चिट दे देते। अनिल देशमुख जी ने ये करने को मना किया, वो जेल में रहे, और कानूनी तरीके से, क्योंकि ना तथ्य था ना सत्य था उनको जेल में डालने के लिए, इसलिए उनको रिहा किया गया। खुद अनिल देशमुख जी ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं, उन्होंने नाम तक दिए हैं कि किसके थ्रू ये दबाव डाल रहे थे। आज देवेंद्र फडणवीस जी से पूछिए, गृह मंत्री भी हैं महाराष्ट्र के, वो क्यों इस रिपोर्ट को उजागर नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सच्चाई ये है कि उस रिपोर्ट ने भी अनिल देशमुख जी को क्लीन चिट दिया है। अनिल देशमुख जी का कोई इसमें लेना देना नहीं था। जिस तरीके से एक षड्यंत्र महाविकास अघाड़ी के खिलाफ बनाया गया, और उसके जो मैं कहती हूँ जो डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर थे वो खुद देवेंद्र फडणवीस जी थे। वो जानते हैं कि वो एक्सपोज हो चुके हैं बुरी तरीके से, तो अब जो भी एक्सप्लेनेशन दें, जनता उनके साथ जुड़ी नहीं है। जयराम रमेश इस तरीके से जब बच्चे अपना एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कर फिर कैंसिल हो जाते हैं, फिर रीशेड्यूल हो जाते हैं, तो वो जो कॉर्पस बन रहा है वो कॉर्पस एनटीए को और मजबूत करने के लिए नहीं बन रहा है। वो दुर्भाग्य इस बात का है, जो जयराम रमेश जी पार्लियामेंट्री क्वेश्चन के आधार पर जो जवाब मिला है उससे स्पष्ट हो रहा है कि और पुख्ता और मजबूत करने के लिए एनटीए का काम नहीं हो रहा है। और बार बार जब हम अकाउंटेबिलिटी केंद्र सरकार से मांगते हैं एनटीए की, क्योंकि एनटीए एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नहीं था, एक कैबिनेट डिसीजन के माध्यम से ये बनाया गया था, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होना ज़रूरी है। और ये जो पार्लियामेंट्री क्वेश्चन से जवाब सामने आया है उससे स्पष्ट हो गया है कि जो पैसा वसूली हो रही है स्टूडेंट से, उनको स्टूडेंट्स को एक फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन का चांस नहीं दिया जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे आई वॉच इंडिया।